पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी बहरान से गुजर रहा है, जहां पर माशी तरक्की की रफ्तार कम होती जा रही है और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। पिछले माह जो महंगाई रिकॉर्ड की गई वो 35% थी। महंगाई में 35% का इजाफा हुआ है, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ रहा है। उनकी क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है और खदशा है कि आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी है उसमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन सिर्फ अवाम ही नहीं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कारोबारी तबका है, वो भी इस माशी बहरान से शदीद मुतासर हो रहा है। इस वक्त एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनीज के लिए यह है कि जो इंपोर्ट के लिए एलसीज हैं वो खुल नहीं रही हैं, वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो लोकल के साथ साथ फॉरेन कंपनीज के साथ भी है, मल्टीनेशनल्स के साथ भी है। बल्कि मल्टीनेशनल्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो इससे ज़्यादा संगीन है, क्योंकि एक तरफ वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां है उस वजह से, और दूसरा जो मुनाफा वो पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, वो भी पिछले 1 साल से नहीं भेज पाए हैं और तकरीबन ये अमाउंट बनता है $1.5 बिलियन का। और अगर सूरत हाल इसी तरीके से जारी रही तो क्या फॉरेन कंपनीज मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है CEO यूनिलीवर पाकिस्तान और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आमिर पराचा ने। आमिर पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले जरा इकोनॉमिक सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस, माशी बहरान, ये कोई नए टर्म्स नहीं है। हर 3-4 साल बाद हम देखते हैं कि एक बहरान आके खड़ा हो जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी हो भी जाती है, चाहे वो टेम्परेरी सही, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो माशी बहरान है हमारे सामने, क्या उसको कंपेयर किया जा सकता है माजी के बहरानों से, या आपको लगता है कि ये ज्यादा संगीन है और इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। आपने जैसे सवाल किया है कि जो माशी बहरान है, क्या ये ज़्यादा संगीन है पिछले जो बहरान आए थे? मेरे ख्याल में ज़्यादा संगीन है, दो वजूहात की वजह से। कि जो बहरान इस वक्त माशी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त माशी बहरान आया हुआ है। जब से कोविड शुरू हुआ था उस वक्त मामलात काफ़ी ख़राब हो गए थे, पूरी दुनिया जो है एक रिसेशन में चली गई थी। फिर जब कोविड जैसे ख़त्म हुआ तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि किस तरह तमाम खाम माल की जो कीमतें बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गई थी, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप आ गया था, बिकॉज हर किसी ने कोविड के दौरान अपनी प्रोडक्शन बंद की थी। और जैसी दुनिया खुली थी तो फॉरेन डिमांड बढ़ी, तो उस वक्त सप्लाई रेडी नहीं थी, तो एकदम कमोडिटी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया, और इसी तरह ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया। और फिर तीसरी चीज़ हुई जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसकी वजह से और माशी बहरान बढ़ गया, और उसकी वजह से और ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। और फिर अगर आप देखेंगे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर हर जो यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर रिसेशन आ गया, या बेसिकली इस किस्म की पॉलिसीज अख्तियार की गई कि इकोनॉमी को कूल डाउन किया जाए। अब तमाम अगर ग्लोबल इम्पैक्ट को देखें, फिर पाकिस्तान को रख के देखें, तो पाकिस्तान के अंदर हालात वैसे ही मुश्किल थे हमारे लिए। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी जो है ना मीन्स को अपने मुश्किलों से लेकर चल रहे थे। हमारे ऑलरेडी ट्विन डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट था। और जब ये पूरे ग्लोबल हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी ऐसे तमाम ममालिक जिनकी माशी हालात जो है ना वैसी मुश्किलात में थे, वो और ज़्यादा मुश्किलात के अंदर चले जाए। उसकी वजह से पाकिस्तान का इस वक्त जो माशी बहरान है, वो पिछले जो माशी बहरान गुजरे हैं पिछले 10-15 साल के दौरान, ये ज़्यादा संगीन है और इससे निकलना ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। और क्योंकि आपने दुरुस्त कहा, दुनिया भर में देखा गया था सुपर कमोडिटी साइकिल का इम्पैक्ट, लेकिन पाकिस्तान में भी जो रिजर्व्स थे कम हुए, और फिर जो IMF प्रोग्राम में हम थे उससे बाहर आ गए। उसकी कुछ सियासी वजूहत भी हैं, लेकिन इन सब की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो ज़्यादा बिगड़ गई। और माजी में भी हमने देखा जो क्राइसिस पाकिस्तान में आए वो इसी वजह से आए। अब उसमें जो इनफ्लोज बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें या तो आप पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाए, और तीसरा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर बढ़ाए। तो मैं ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला पहलू है, इस पर जरा आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नंबर्स देख रहा था पिछले साल के FY22 के, तो इंडिया में $88 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इंडिया से हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। बांग्लादेश में भी तकरीबन $3.5-4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, लेकिन पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर थी, इट वाज ओनली $1.8 बिलियन, और इस साल उसमें मजीद 40% की कमी आई है। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? क्या चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहे पाकिस्तान? बिल्कुल आपने सही कहा जी। पाकिस्तान के अंदर जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। इस साल जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस फिस्कल ईयर के अंदर हुई है, वो सिर्फ $750 मिलियन की हुई है, जो कि एक आम हालात में, अच्छे हालात में अंदर खाली एक कंपनी ही तकरीबन कोई 750 या $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इस वक्त मामलात इस तरह बने हुए हैं कि जो आपकी माशी हालात हैं, आपके जो डेफिसिट चल रहा है, आपकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आपकी जो विद होल्डिंग टैक्स रजीम है
और आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि वो सबको फेवरेबल नहीं है। इस वजह से जो कंपनीज हैं जो कि बाहर की कंपनी जो कि पाकिस्तान आना चाहती हैं, वो फीजेबल नहीं, उनके जो बिजनेस केस है वो फीजेबल नहीं बैठ रहा। इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही। उसकी वजह से हमारी परसेप्शन भी जो है जो इंटरनेशनली है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से लोग घबरा रहे हैं। अब जिस तरह हमारा ओवरसीज चेंबर है, काफ़ी डेलीगेशन आती हैं हमसे मिलने के लिए। जर्मन डेलीगेशन आती है, स्विस डेलीगेशन आती हैं, यूएस से आती हैं, यूके से आती हैं, यूएई से आती हैं, साउथ ईस्ट एशिया से कम कंट्रीज आती हैं, मगर यूरोपियन और यूएस कंपनीज काफ़ी आती है। और ये पूछते हैं कि आज के जो हालात हैं इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर कर लें तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना आसान है, मुश्किल है, आपके जो टैक्स रिजीम है ये कैसा है। ये तमाम सवालात उनके सर के ऊपर होते हैं, जो कि उनको उसमें फिर परेशानी होती है। इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के अंदर। और अगर आप नए इन्वेस्टर को ना भी देखें, और आजकल जो हालात बने हुए हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो खुद परेशान है। ओवरसीज के अंदर तकरीबन 208 कंपनीज हैं और कोई 14 सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी काफ़ी मुश्किलात बढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस वो तकरीबन पिछले 1 साल से नहीं दे पा रहे। जब इस किस्म के मामलात नए इन्वेस्टर देखते हैं तो वो एक नेचुरल बात है, वो खुद पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही। अगर हम इंडिया को देखें, बांग्लादेश के अंदर देखें, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको इतना कंड्यूसिव बना दिया गया है कि वो लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो रिटर्न्स भी डीप करते हैं। एक अच्छी बात सिर्फ यह है कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है ये एक वर्जन इकोनॉमी है, यहाँ पे 220 मिलियन लोग हैं, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को, अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हम कंड्यूसिव बना लें तो इन्वेस्टमेंट यकीनन आएगी, कोई इसके अंदर दो राय हो नहीं सकती है। सही, लेकिन देखिए ये जो प्रॉब्लम्स जिनका आपने भी जिक्र किया, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर और खासतौर पे फॉरेन इन्वेस्टर जब पाकिस्तान आते थे, 2-3 सवाल उनके जहन में होते थे ना, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसमें क्या कंटिन्यूटी होगी, क्या ग्रोथ सस्टेनेबल होगी, महंगाई कितनी होगी, रेड टेप का इशू है, ये तमाम इशूज़ होते थे। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो तो काफ़ी मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि अब एक इशू डिवैल्यूएशन का है। पिछले साल मैसिव डिवैल्यूएशन हुई और ये सिलसिला 2017-18 से चलता हुआ आ रहा है डिवैल्यूएशन का। उसके फिर आपने जैसे कहा कि प्रॉफिट या डिविडेंड को रिपैट्रिएट नहीं कर पा रही है फॉरेन कंपनीज, और इससे बढ़कर जो इंपोर्ट के इश्यूज हैं कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये वो शायद फैक्टर्स हैं जो कि पहले इन्वेस्टर्स के जहन में नहीं होते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिजनेस कंटिन्यूटी के ऊपर कभी कोई चैलेंज आया हो, ना कभी रिपैट्रिएशन जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं हेडक्वार्टर्स के वो मसले आए हों। शायद 3 से 6 माह थोड़ा डिले हो जाता था, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप प्रॉफिट रिपैट्रिएट ना कर पाएँ, या रॉयल्टी फी आप रिपैट्रिएट ना कर पाएँ, या टेक्निकल फी रिपैट्रिएट ना कर पाएँ। तो पिछले साल तक कम से कम बिल्कुल ऐसा मसला नहीं था। वो तो एक मसला अपनी जगह पे खड़ा हुआ है कि पिछले 1 साल से बिल्कुल जो रिपैट्रिएशन है वो बिल्कुल रुक चुकी है। उससे बड़ा जो मसला इस वक्त खड़ा हो गया है वो हो गया बिजनेस कंटिन्यूटी का। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है क्योंकि आप जानते ही होंगे कि एलसीज बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं, और सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एसेंशियल्स डिक्लेयर किया गया है, जिनके लिए एलसीज खोली जा रही हैं। उनके लिए बकदरे आसानी है, इतनी आसानी नहीं है, मगर उनको फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन है। जिस तरह वीट हो गया, ऑयल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। मगर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कोई भी फॉरेन डॉलर्स अवेलेबल नहीं है कि वो एलसी खोल सकें। अब या तो उनको अपना, जो कुछ कंपनीज ने पहले 5-6 महीने अपना स्टॉक बिल्डअप कर लिया था तो वो अपना मामला चला रहे हैं, तो एक तो वो है, मगर उनके भी अब जो है 1-2 महीने के अंदर शायद उनके स्टॉक लेवल्स गिर जाएंगे। दूसरा तरीका कार्य ये है कि कुछ कंपनीज, अगर ओवरसीज के मैं एतबार से बात करूं तो उन्होंने इंटर कंपनी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, हेडक्वार्टर से लोन मांग लिया है। तो जो कंपनी जो कि बड़ी हैं, जो पुरानी हैं, जो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो वो तो शायद इंटर कंपनी लोन दे रहेंगी, मगर वो भी शायद 2-3 महीने के लिए आपको इंटर कंपनी लोन दे दें, उसके बावजूद इसको वो भी नहीं चला सकती। और तीसरा वो है कि जिस तरह आपके आईएफसी किस्म के जो इदारे हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि वर्ल्ड बैंक का विंग है, वो इस वक्त जो है आपको इस वक्त फाइनेंसिंग कर रहा है 365 डेज के क्रेडिट के ऊपर, डॉलराइज्ड, बट वो भी अनहेज्ड है। वो आपको पता नहीं है कि जब आपको 12 महीने बाद जब आपने रीपे करने जाना है तो उस वक्त डॉलर टू पीकेआर का क्या पैरिटी होगा। तो उसकी वजह से फर्दर आपके चैलेंजेस हैं कि लेने वाला भी घबराता है कि यार 6 महीने 12 महीने बाद मैं रिटर्न करने जाऊंगा तो क्या ये जो मैं लोन ले रहा हूँ ये मेरे लिए वाइबल है कि नहीं है। तो ये मामलात खड़े हो गए हैं। कुछ कंपनीज अभी तक मैनेज करी हैं, बट कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल शट डाउन हो गए हैं, जिसका आपको पता ही होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 3-4 महीने से प्रोडक्शन उनकी बंद हो गई है। आपका जो वाइट गुड्स का जो सेक्टर है, जैसे डॉलर्स वगैरह, वो भी प्रोडक्शन पिछले 3-4 महीने से नहीं कर पा रहे। इसी तरह आपका जो फार्मा का सेक्टर है
वो भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको प्राइस इंक्रीज अलाउ नहीं की गवर्नमेंट ने बड़े अरसे से। और पिछले दिनों पूरा जो फार्मा ब्यूरो का एक डेलीगेशन थी वो इस्लामाबाद ऑफिस गई थी, वो काफ़ी अरसे से उनको रीच आउट कर रही थी, उनकी कॉन्वर्सेशन भी हुई और उन्होंने कोई 38.5% का फ्लैट इंक्रीज मांगा है। और ये मेरे ख्याल में उनका बिल्कुल राइट है बिकॉज आपने पूरे इस सेक्टर को रेगुलेट किया हुआ है, अनलाइक अदर सेक्टर जहां पे अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आप प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं, ये प्राइस कंट्रोल सेक्टर है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं जिसकी वजह से कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा मसले के अंदर आ गई हैं। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, उन लोगों ने या तो अपने एम्प्लॉयज़ को उनको कह दिया है कि जी आप कल से मत ना आइएगा, कुछ को फरलोड कर दिया है, कुछ लोगों ने 3-4 महीने की तनख्वाह दे दी है, शायद अगले 3-4 महीने के अंदर उनकी प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी। मगर हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये अब बाकी जो कंपनीज है जो अभी तक अपने कुछ मामला चला पा रही थी अब उनके ऊपर ज्यादा मुश्किलात आनी शुरू हो गई हैं और अगले 3-4 महीने बहुत ज्यादा ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है, परचेसिंग पावर कम हो रही है, तो जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट अभी तो हमने देखना शुरू किया है, शायद इससे ज़्यादा संगीन हो अगर सूरत हाल को एड्रेस नहीं किया गया। इसके अलावा जो एक और इशूज़ है जो फॉरेन कंपनीज़ का, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का, वो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के हवाले से। और मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने 2-3 सजेशंस दी थी। उसमें आपने ये कहा कि हमें कम से कम पार्शल पेमेंट्स या स्मॉल ट्रांचेस में पेमेंट शुरू कर देनी चाहिए प्रॉफिट की, ताकि जो बाहर इन्वेस्टर्स बैठे हुए उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। दूसरा आपने ये एडवाइस किया था कि जो डिविडेंड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है उसको डॉलराइज्ड कर दें, यानी कि एक रेट पे लॉक कर दें और बेशक अगर उसकी पेमेंट स्टेट बैंक से 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी होती है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में लॉस ना हो मजीद डिवैल्यूएशन की वजह से, और इस तरह हुकूमत को भी टाइम मिल जाएगा। तो इन दोनों सजेशंस पर कोई जवाब आया हुकूमत का? जी थैंक यू शहजाद, आपने इस चीज़ को रिकैप्चर किया। सबसे पहले तो बिफोर मैं इसको रिप्लाई करूं आपके सवाल को, पहले तो बताना चाहता हूं कि एज OIC-CIs जो हम जितने भी मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम पहले पाकिस्तानी हैं और फिर बेसिकली हम मल्का नेशनल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यही बात हम गवर्नमेंट को की है कि जी हमें मिल के इसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। हमने 4 एक्चुअली सजेशंस दिए हैं स्टेट बैंक को। पहले हमने ये किया है कि हम सिम्बॉलिकली जो एक्यूमुलेट हो गया है पिछले 12 से 18 महीने के अंदर, हम सिम्बॉलिकली 10-10% करके अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने जो प्रोग्राम बनता है उसके मुताबिक हम 10-10% करके हम लोग रिलीज करते रहें ताकि हेडक्वार्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंटैक्ट रहे। एक ही हमने एग्जाम। दूसरा हमने कहा कि अगर आप नहीं दे पा रहे और आप सिंबॉलिकली भी आप 10-15-20% नहीं दे पा रहे, आप एक काम करें, आज जितना भी आपका जो आपने पैसे ओ करने हैं टू फॉरेन कंपनीज हेडक्वार्टर्स को, आप उसको डॉलराइज कर दें, हेज कर दें, ताकि 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आप पैसे बेसिकली रेमिट कर सकें उसकी जो कदर है वो ना लूज करें। बिकॉज अभी हुआ क्या है कि आज की तारीख से लेके पिछली तारीख एग्जैक्टली द सेम टाइम लास्ट ईयर 52% की डीवैल्यूएशन हो गई है। पिछले साल इसी वक्त 183 टू डॉलर रेट था, आज 284 टू डॉलर रेट है। 100 रुपए आपका बेसिकली जो है ना रुपए अपनी कदर लूज कर चुका है अगेंस्ट डॉलर। तो अगर इसको हेज किया हुआ होता तो कम से कम आपको डबल नुकसान ना होता कि आप पैसे भी रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे और आपने जो डॉलर के अंदर पैसे भेजने थे वो भी तकरीबन कोई 50% से उनकी वैल्यूएशन कम हो गई है। तीसरी हमने एक और सजेशन दिया, वो सजेशन ये दिया कि अगर आप इन दोनों से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ये करें कि आप ये जो कंपनीज को अलाउ करें कि ये जो इन्वेस्टमेंट ये जो इनके पैसे पड़े हैं ये आप टी बिल्स में अंदर डाल दें या जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर डाल दें। उससे जो प्रॉफिट आज की शरह के ऊपर जो कि मिलता है 20% है, 21% है, उसको आप अलाउ करें कि जब भी 2 साल बाद आप जब अलाउ करेंगे तो वो भी रिपैट्रिएटेबल हो। बिकॉज आज वो रिपैट्रिएबल नहीं है, प्रॉफिट on the profit is not repatriable, only the company profit is repatriable। और चौथी हमने ये दी है कि अगर आप इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते तो कम से कम जो पैसे लोग यहाँ पे पड़े हैं और वो कंपनियां जो कि पाकिस्तान के अंदर समझती हैं कि री इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो उनको FDI की मद में री इन्वेस्टमेंट करने दें और उसको कैपिटलाइज कर लें। अब वो जरूरी नहीं है कि तमाम कंपनी कर सकें, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि इस कंपनी की क्या मसल पावर है। ये हमने 4 मुख्तलिफ किस्म की जो सजेशन दी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अच्छी बात यह है कि हमें बेसिकली ईद के बाद हमें एक टाइम मिला है जमील साहब से मीटिंग का एज अ चेंबर। हम इंशाल्लाह ताला उनसे जाके मुलाकात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इन 3 या 4 में से कुछ ना कुछ हमें या तो सारी किसी न किसी सूरत के अंदर एक्सेप्ट हो जाए या कम से कम कोई हमारी सजेशन एक्सेप्ट हो जाए।
ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है, बिकॉज पाकिस्तान की परसेप्शन मैनेजमेंट उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, करंट इन्वेस्टर्स के लिए और इवन फ्यूचर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि ताकि हेडक्वार्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सेफ एंड सिक्योर है। आमिर साहब, लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल्स पर एक क्रिटिसिज्म भी होता है। वो क्रिटिसिज्म ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो या सर्विसेज सेक्टर में हुई है या कंज्यूमर सेक्टर में हुई है, तो कहा यह जाता है कि जब इनिशियली इन्वेस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान में जो है फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद जब प्रोडक्शन पर आते हैं तो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा होता है, तो ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जाता है। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी अपना इंपोर्ट करती हैं, और फिर इवेंचुअली जब आप यहाँ पे बेचते हैं उन प्रोडक्ट्स को, मुनाफा कमाते हैं, तो जो मुनाफा है वो भी फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो क्रिटिसिज्म ये होता है, सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान जैसी मईशत में जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करें और फिर प्रॉफिट भी रिपैट्रिएट करें, तो पाकिस्तान का इसको माशी तौर पर फायदा है भी या नहीं? जी, अच्छा सवाल किया आपने। ये एक स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है ओवरसीज चेंबर से। पहली बात है, मैं आपको ये बताता चलूं कि ओवरसीज चेंबर की जो 208 कंपनियां हैं, आज मिलके पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, 33% जो है रेवेन्यू कलेक्शन का आज पाकिस्तान का OICCI कंपनी से कलेक्ट होता है, 1/3। ये सिर्फ 208 कंपनियां पाकिस्तान का 1/3 रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती हैं, बिकॉज these companies operate in a very clean way, pay all the taxes. That's number one. तो पाकिस्तान को एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है इन 208 कंपनियां जो कि OICCI की जो मेंबर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो खाम माल इंपोर्ट किया जा रहा है, ये खाली ओवरसीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तमाम जो लोकल कंपनीज भी हैं वो भी खाम माल इंपोर्ट करती हैं, बिकॉज एज अ कंट्री 75 साल के अंदर हमने इंडिजनाइजेशन तो की नहीं, हमने लोकल इंडस्ट्री तो लगाई नहीं, हमने तो बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सिर्फ जो है लोकल ओवरसीज कंपनीज का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तमाम जितनी भी लोकल कंपनीज हैं वो भी खाम माल इंपोर्ट कर रही हैं, और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग किस तरह आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरह हम इंडिजनाइजेशन करें। तीसरी बात यह है कि देखिए, मेरे ख्याल में जो एक बहुत जो बड़ी चीज़ ओवरसीज कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर लेकर आती रही हैं पिछले 75 साल के अंदर, अभी भी लेकर आ रही हैं, कि जितना भी R&D पाकिस्तान में, कोई R&D का काम नहीं होता रिसर्च डेवलपमेंट का, सारा R&D का काम बेसिकली आपको बाहर से आता है। आपकी जितनी भी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो आपका बाहर से आता है, आपकी जो ह्यूमन मैन पावर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होती है, और रिपैट्रिएशन भी बहुत होती है जो इंटेलेक्चुअल मैन पावर की। खाली बेसिकली पैसे रिपैट्रिएट नहीं होते, बल्कि आपका बहुत अच्छा टैलेंट इन कंपनीज के थ्रू बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर काम करता है, और फिर वही लोग बेसिकली रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, और फिर प्रैक्टिकली जो आपकी जो उसके बाद जो CSR का काम ये कंपनीज कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत बड़े पैमाने के अंदर कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि खाली यहाँ से प्रॉफिट लेकर जाया जा रहा है बाहर के मुल्क के अंदर और ये कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मेरे ख्याल में प्रॉफिट कमाना कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट कमाना चाहिए, और बहुत, यानी कि फॉर एग्जांपल जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं, हमारे साउथ एशियन अदर कंट्री कंपनीज हैं, वहाँ पे बाहर की कंपनीज आती हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, लोकल इकोनॉमी को भी एडवांटेज होता है। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे और रिपैट्रिएट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा क्यों, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अगर ये बताइए कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर नहीं मिलता तो क्या इंप्लीकेशंस आप देख रहे हैं? क्या ये कंपनीज जो हैं ओवरसीज कंपनीज सर्वाइव कर पाएंगी पाकिस्तान में? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में हमने ऑलरेडी एक ट्रेलर देखना शुरू कर दिया है। कुछ 2-3 कंपनीज है फार्मा के अंदर, उन्होंने बेसिकली वाइंड अप कर दिए अपने ऑपरेशन और वो पाकिस्तान से एग्जिट कर गई हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ी कंपनी ने तो अनाउंस नहीं किया, बट अगर हमने इस मसले को एड्रेस नहीं किया और बिजनेस कंटिन्यूटी को हम एड्रेस नहीं कर पाए, और जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त जो चैलेंज्ड है, आपका फार्मा सेक्टर चैलेंज्ड है, आपका ऑयल सेक्टर बहुत बड़ी इस वक्त चैलेंज्ड है इस वक्त, बिकॉज वो भी प्राइस कंट्रोल्ड है, आपकी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी नहीं है, वो भी प्राइस कंट्रोल्ड है, उनको भी प्रैक्टिकली जो मार्जिन दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है, और वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। वो भी बेसिकली बहुत इस चीज़ को इवेल्युएट करी है हेडक्वार्टर्स के कि यार, इज इट वर्थ एक्चुअली कंटिन्यूइंग देयर ऑपरेशन। और इसी तरह ये एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है कि आज इसको एड्रेस नहीं किया गया तो ये बहुत मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हो जाएंगी, ना सिर्फ ओवरसीज के लिए, बल्कि इसका एक ज़्यादा माशी मसला है जो कि एक समाजी मसले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर ये कंपनी जो कि बहुत बड़ी एम्प्लॉयर भी हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा एक एम्प्लॉयमेंट बेस लेके चल रही हैं, खुदा ना खास्ता ये अगर अपने बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकी तो और बिजनेस ऑपरेशन बंद करना पड़े तो पाकिस्तान के अंदर एक मास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हो जाएगा कंट्री के अंदर। हमने देखा है ये मामला बाकी ममालिक के अंदर, दुनिया के अंदर,
तो ये आज आपको एक बहुत छोटा मामला नजर आ रहा है कि यार ये एक माशी मसला है, जो कि एक बहुत बड़ा समाजी मसला बन सकता है अगर आज हमने इसको बैठ के एड्रेस नहीं किया तो। और इसका अब सोल्यूशन क्या आपको नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में यही है कि आईएमएफ प्रोग्राम में हम दोबारा चले जाएं, जिसकी अब उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि सऊदी अरब ने और यूएई ने पाकिस्तान को अश्योरिटी दे दी है कि वो $3 अरब देंगे। इसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हो जाए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, कुछ डॉलर्स मिल जाए, फिर कुछ जो मल्टी लैटरल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को पैसे दे दें, रिजर्व्स बढ़ने लगे, तो इससे क्या जो इम्पोर्ट के मसाइल हैं, एलसीज के मसाइल हैं, वो भी हल हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपके ख्याल में यही सोल्यूशन है इस वक्त? काश अगर सोल्यूशन इतना आसान होता। नहीं, सोल्यूशन असल में इतना आसान नहीं है। मसला क्या हो गया है कि आने वाले 3 साल के अंदर आपकी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो तकरीबन कोई $100 बिलियन की खड़ी हुई है इस वक्त आपकी। अगर आपके जो फ्रेंडली कंट्री से पैसे आपको $2-3-4 बिलियन आ जाए, IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाए तो $1 बिलियन वहां पर आ जाएगा, तो आपके मैक्सिमम रिजर्व आज $4 बिलियन के ऊपर है, तो वो तकरीबन 8 से 10 के ऊपर चले जाएंगे। आपका मसला उससे हल नहीं होगा, बिकॉज आपकी जो डेट रीपेमेंट है वो बहुत बड़ी खड़ी हुई है। तो आपको डेट रीपेमेंट करनी है, आपको डेट रीप्रोफाइलिंग करानी है, आपको हेयर कट करवाना है या कूपन रीसेट कराना है, आपको एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन एडवाइजर चाहिए जो कि आपको एडवाइस कर सके। तो ये मसला इतना आसान है, काफ़ी गंभीर है, बट इन तमाम में मामलात भी हल हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट डायलॉग करे। इस वक्त गवर्नमेंट डायलॉग बिल्कुल भी नहीं कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी के साथ इस वक्त तकरीबन डेडलॉक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तमाम मामलात का हल जो है वो कोई ना कोई निकल आता है अगर हम टेबल पे बैठ के एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करें। और यही मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और ये मैसेजिंग गवर्नमेंट के लिए हो, और हमने अखबारात के थ्रू भी ये मैसेजिंग कराई है कि आप इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के डायलॉग करें, ताकि हम मिल बैठ के कोई एक विन विन सोल्यूशन निकालें। हमें बिल्कुल इस वक्त गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो हालात पता है, हमें रिजर्व की भी सिचुएशन की हालात पता है, हम जानते हैं कि किस तरह बैठ के इस चीज को हम हल करें, और हम पाकिस्तान के मामलात को भी हल करें, और किस तरह हम कॉन्फिडेंस जो है ओवरसीज की जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी दे सकें। मगर ये तभी हो सकेगा अगर हम बैठ के जो है ना डायलॉग करें। डायलॉग ज़रूरी है कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के साथ करे, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि अगर हम कह रहे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे कि मुल्क में माशी स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो आएगी नहीं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही आप देखेंगे कि माशी इस्तेकाम आपको नजर आएगा। तो इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी की क्या राय है? वो भी देख रहे होंगे कि इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस किस हद तक बढ़ चुका है। आपने खुद कहा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इट विल लीड टू सोशल अनरेस्ट एज वेल। वो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें कहीं पे अलायंसेस चाहिए। अगेन वहाँ भी हमें डायलॉग की सख्त ज़रूरत है, और हमें जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको इसी वजह से जो IMF है या फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी लीन इन नहीं कर रही हैं, वो भी प्रैक्टिकली दस्तखत करके हमें पैसे नहीं दे रही हैं। तो वो तो प्रायोरिटी नंबर 1 है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। साथ में प्रैक्टिकली जो माशी हालात हैं उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो अगेन मेरे ख्याल में हमें एज अ थिंक टैंक बैठ के मिलने की ज़रूरत है। हर जगह पे हमें डायलॉग की ज़रूरत है, हर जगह पे हमें अलायंसेस की ज़रूरत है, भले वो इदारों के लेवल के ऊपर हो, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हो, या वो प्रैक्टिकली बिजनेस फ्रंट के ऊपर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।